नमस्कार दोस्तों, आज अपन कोशिका से संबंधित 5वीं वीडियो पढ़ रहे हैं। वीडियो नंबर 5 है और यह अंतिम वीडियो है। कोशिका विभाजन पढ़ेंगे आज। इसमें कोशिका विभाजन से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे, जैसे सीईटी हुई, आपके जिन जिन में साइंस सब्जेक्ट आती है, साइंस में भी जनरल साइंस, वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक, कोशिका विभाजन शुरू कर रहे हैं आज अपन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न। तो सर्वप्रथम समझते हैं सेल डिवीज़न होता क्या है और क्यों होता है। जैसा कि आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में, 1838 और 39 में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, सेल थ्योरी। एमजे स्लाइडन और थियोडर स्वान ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा था जंतु व पादप का शरीर सूक्ष्मतम इकाइयों से मिलकर बना होता है और उन सूक्ष्मतम इकाइयों को अपन कोशिका कहते हैं। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि एक कोशिका से नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए 1855 में आपके एक वैज्ञानिक आए थे, रूडोल्फ विर्चॉफ। कौन? रूडोल्फ विर्चॉफ। उन्होंने बताया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ होता है कि एक नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनती है। नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनती है, अर्थात यह किस प्रकार बनती है? यह जो प्रक्रिया के द्वारा बनती है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन कहते हैं। को विभाजन क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछ लेते हैं, कोशिका का विभाजन आपके क्या कहलाता है? तो कोशिका का विभाजन कहलाता है साइटोकाइनेसिस। और पूछ भी लेते हैं केंद्रक का विभाजन हो जाए तो वो क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। कोशिका चक्र का क्रम आपको याद रखना है, G1 S G2 M, G1 फिर S फिर G2 M। ये कोशिका चक्र का क्रम है। यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा पूरा कोशिका चक्र का चित्र मान रखा है मैंने। ये है प्रथम M, जो लास्ट में है, अंतिम है होने को, तो ये प्रथम है G1 से चलेंगे आप S, फिर G2 फिर M, ऐसे चलना है आपको, G1 S G2 M। कोई चित्र भी याद रख लेगा तो उसे कोशिका चक्र का क्रम याद रह जाएगा। यहाँ पर कोशिका चक्र G1, ये G1 है, फिर ये G2 है, फिर ये S है और ये G2 है। ये पूरा फेज G1 से लेकर G2 तक का जो है फेज, वो इंटरफेज कहलाता है। कौन सा फेज कहलाता है? इंटरफेज, जिसे अंतरावस्था कहते हैं। जबकि जो सचमुच में जो रियल विभाजन होता है वो M अवस्था में होता है, क्योंकि यही विभाजन अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? विभाजन अवस्था कहलाती है। इसमें कोशिका वृद्धि होती है, कोशिका तैयार रहती है जीवन में। और डीएनए का संश्लेषण किस में होता है? तो डीएनए का संश्लेषण आपके एस में होता है। किस में होता है? एस में होता है। तो आपसे एक एस से पूछेंगे एक क्वेश्चन, तो कि डीएनए का संश्लेषण किस भाग में होता है? एस भाग में होता है। फिर एम फेज से पूछेंगे, एम फेज में केंद्रक का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। और केंद्रक विभाजन की 5 अवस्थाएं होती है। पहली प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज यानी पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, लेकिन आपको इंग्लिश में ही नाम याद रखने, एनाफेज पश्चावस्था, टीलोफेज अंत्यावस्था। ये 4 फेजेस होती है केंद्रक विभाजन की। इसमें भी प्रोफेज की 5 उप अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, जो कि आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो इसमें से क्या याद रखना है? पहली चीज़ एस, इसमें क्या होगा? डीएनए का संश्लेषण। दूसरा कि एम में केंद्रक विभाजन होता है, जिसमें ये 5 उप अवस्थाएँ, 4 उप अवस्थाएँ हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसमें भी प्रोफेज की अन्य 5 उप अवस्थाएँ। इस प्रकार से अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक कोशिका चक्र का क्रम याद रखना अपन को, G1 से चलेंगे तो S और G2 और फिर M, ये कोशिका चक्र का सही क्रम हो जाएगा। और G1 से लेकर G2 तक का फेज आपके इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था कहलाता है। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये है जैसे कोशिका का विभाजन, तो ये तो हो जाएगा आपके एम फेज यानी कि विभाजन अवस्था। ये हो जाएगी आपके G1, ये हो जाएगी आपकी S, ये हो जाएगी G2। ये तो कहलाता है इंटरफेज और ये कहलाता है आपकी विभाजन अवस्था। इसमें भी 4 प्रकार होते हैं,
4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर प्रोफेज की भी 5 उप अवस्थाएं होती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो कोशिका चक्र पूछ लेते हैं, कभी कभी आप याद रखना साफ साफ, G1 S G2 M, ये कोशिका चक्र की अवस्था का क्रम है, G1 S G2 M। अब पढ़ते हैं अपन एम फेज में केंद्रक विभाजन की जो अवस्थाएं पढ़ी थी अपन ने, वो प्रोफेज, प्रोफेज का अपन कह सकते हैं पूर्वावस्था, पूर्वावस्था, यह विवाह नहीं है, ये विभाजन, यह केंद्रक विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। क्या है? यह केंद्रक विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है और इसमें केंद्रक जो के ऊपर जो आवरण होता है ना, वो विलुप्त होना प्रारंभ हो जाता है। प्रोफेज अवस्था में केंद्रक के ऊपर जो आवरण होता है वो विलुप्त होना प्रारंभ हो जाता है। मेटाफेज यानी कि मध्य अवस्था, इस अवस्था में गुणसूत्र मध्य में आ जाती हैं तथा स्पष्ट दिखाई देते हैं। कौन? गुणसूत्र मध्य में आ जाते हैं तथा स्पष्ट दिखाई देते हैं। एनाफेज यानी कि पश्चावस्था, यह केंद्रक विभाजन की पहली चीज सबसे छोटी अवस्था है। इसमें गुणसूत्र होते हैं ना, वो VJLI के रूप में दिखाई देने लगते हैं। टीलोफेज अंत्यावस्था, इसमें केंद्रक आवरण पुनः निर्मित हो जाता है, यही टीलोफेज है, अंतिम अवस्था। तो दो तो याद रखने, प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था, तीसरी एनाफेज सबसे छोटी अवस्था। प्रोफेज में क्या होता है? केंद्रक आवरण विलुप्त होना प्रारंभ हो जाता है। टीलोफेज में केंद्रक आवरण पुनः निर्मित हो जाता है। मेटाफेज में गुणसूत्र मध्य में आता है। एनाफेज में गुणसूत्र VJLI के रूप में दिखाई देने लगते हैं। आशा करता हूँ आपकी केंद्रक विभाजन की अवस्थाएं समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि माइटोसिस, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मियोसिस, असूत्री कोशिका विभाजन एमाइटोसिस, ये 3 प्रकार का होता है। और कोशिका विभाजन इतना ही पढ़ेंगे अपन जितना अपने एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाएं, वरना इनके ऊपर तो पार्ट है, ये चैप्टर हैं ये आपके कोशिका विभाजन का अलग से। समसूत्री कोशिका विभाजन माइटोसिस, आप इसका नाम माइटोसिस याद रखें, अर्धसूत्री का मियोसिस और असूत्री का एमाइटोसिस याद रखें। समसूत्री कोशिका विभाजन आज देखेंगे। समसूत्री कोशिका विभाजन आराम से। समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज पूछे आपसे किसने की थी, इस माइटोसिस की खोज, तो आप वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे फ्लेमिंग। कौन? फ्लेमिंग। इसमें एक जनक कोशिका से, किससे? एक जनक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं निर्मित होती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ये लाइन आपको बहुत ज़्यादा याद रखें। समसूत्री में क्या होगा? एक तो होगी जनक कोशिका यानी कि पेरेंट्स होंगे, उनसे 2 पुत्री कोशिकाएं निर्मित होगी पेरेंट्स में, और पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। यह कार्य क्या करता है? वैसे शारीरिक विकास करता है, अपना घाव बढ़ता है, नवीन शाखाएं व नवीन फूल निकलते हैं, इसी के साथ फल, और जैसे छिपकली की पूंछों का निर्माण होता है वो समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। वैसे समझाऊं मैं आपको समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है? ये आपके गुणसूत्र हैं। तो ये सही मान रहा हूँ। ये आपकी कोशिका है, तो इसमें से क्या होगा? पहले ये अलग होंगी, ये अलग हो गई, फिर इनसे दो पुत्री कोशिकाएं निकलेगी, उनमें गुणसूत्रों की संख्या भी क्या रहेगी? समान रहेगी। एक जनक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न होती है और उनमें भी गुणसूत्रों की संख्याएं समान होती हैं। ये होता है आपकी किसमें? समसूत्री कोशिका विभाजन में। आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पर, ये गुणसूत्र हैं। गुणसूत्र से फिर ये गुणसूत्र, ये परिपक्व गुणसूत्र हैं। रेप्लिकेशन द्वारा रेप्लिकेशन मैंने आपको बताया था, सेंट्रल ड्रोगा में बताया जब पार्ट 4 में, ये होता है प्रतिकृति। इसमें क्या होता है? रेप्लिकेशन में DNA से DNA बनाया जाता है, DNA से DNA या RNA से RNA बनाया जाता है। अब ये गुणसूत्र अपने ऊपर क्रॉसिंग ओवर करते हैं, उसके बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं और फिर एकदम ये वही शुरू की अवस्था में आ जाते हैं। ये सिंगल एक था,
अंत में 2 बन गए, यानी कि एक जनक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं निर्मित होती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। ये है मदर सेल, ये है 2 डॉटर सेल। क्या है? 2 डॉटर सेल। यहाँ पर आपकी कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन की प्रक्रिया हो रही है। अब पढ़ते हैं अपन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि मियोसिस। मियोसिस इसकी खोज की थी आपके बीजमैन ने, उसकी समसूत्री खोज की थी आपके फ्लेमिंग ने, इसकी खोज की बीजमैन ने, इसका नामकरण किया था फॉर्मर तथा मुर्रे ने। फॉर्मर तथा मुर्रे ने। इसमें होता क्या है, इसको भी गौर से सुनिए। इसमें एक जनक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न होती है। कितनी? 4 पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी हो जाती है। जनक कोशिका में यदि गुणसूत्रों की संख्या 1 है तो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, यानी कि 0.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.5 हो जाएगी। जनक कोशिका से कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। यह अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हमारे शुक्र जनन व अंड जनन में भी सहायता करता है। शुक्र जनन व अंड जनन में भी सहायता करता है। ये देख सकते हैं आप डायग्राम। ये आपके मदर सेल है। क्या है? मदर सेल, जिसमें यह यानी कि एक जनक कोशिका है। फिर अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज के द्वारा इसमें मियोसिस होता है। तो ये गुणसूत्र है। गुणसूत्र फिर ऐसे टूटते हैं, 2 अलग 2 अलग। ठीक है, 2 अलग 2 अलग। फिर ये भी इस प्रकार टूट जाते हैं अपने। तो गौर से देखिए यहाँ पर 2 2 2 2, तो गुणसूत्र हो गए आधे 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 आधे। वैसे ही दिख रहा है आपको गुणसूत्र क्या है, इनमें आधे आधे हैं। चित्र से समझ में नहीं आएगा, चलो मैं ही मान के दिखाता हूँ। ऐसे है, आप तो गुणसूत्र को ऐसे मान लीजिए। ये गुणसूत्र हैं, तो ये आगे जाकर ऐसे होंगे। अब ये भी 2 2 में बिछड़ जाएंगे, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, हो गए 4। और चारों में गुणसूत्रों की संख्या हो गई आधी आधी। जनक कोशिका की तुलना में आधी आधी हो जाती है। एक जनक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं, इतना ही याद रखना। एक तो होगी मदर सेल यानी कि जनक कोशिका, निकलेगी कितनी? 4 पुत्री कोशिकाएं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? आधी। जनक कोशिका की आधी हो जाती है और शुक्र जनन तथा अंड जनन में भी सहायता करता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में, केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जो प्रोफेज अवस्था होती है ना, उसकी 5 उप अवस्थाएं पाई जाती हैं। वो आपको नाम याद रखना है प्रोफेज की। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। एक बार फिर से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब पढ़ेंगे अपन क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। पूछ लिया जाता है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय, पैकाइटीन अवस्था जो अभी नाम पढ़ के आए हैं अपन, पैकाइटीन अवस्था में गुणसूत्र के भागों का आदान प्रदान होता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। गुणसूत्र के भागों का आदान प्रदान होता है। गुणसूत्र आपके ये है रियल स्ट्रक्चर में, ठीक है। और एक गुणसूत्र ये है, 2 गुणसूत्र हैं। तो ये यहाँ वाला भाग और यहाँ वाला भाग, इसका यहाँ वाला भाग यहाँ वाला भाग एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं ऐसे। जी, ऐसे अध्यारोपित हो जाते हैं। जब ये एक दूसरे से अलग होते हैं तो इसका कुछ भाग इसमें चला जाता है, इसका कुछ भाग इसमें चला जाता है। यही प्रक्रिया आपकी क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। जबकि ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहते हैं वो अवस्था काइजमेटा है, लेकिन जब हटके वो ले जाते हैं एक दूसरे के गुण, वो क्रॉसिंग ओवर होता है। पैकाइटीन अवस्था में गुणसूत्र के भागों का जब आदान प्रदान हो जाता है उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस प्रक्रिया के कारण ही, क्रॉसिंग ओवर के कारण ही एक जनक से उत्पन्न संतानों में भिन्न भिन्न लक्षण दिखाई देते हैं। कैसे लक्षण दिखाई देते हैं? भिन्न भिन्न लक्षण दिखाई देते हैं। अब याद रखना है आपको, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन किस विधि द्वारा होता है? पादप कोशिका में जो भी तो कोशिका विभाजन ही पढ़ा था अपन ने, किस प्रकार कोशिका विभाजन होता है, लेकिन पादप कोशिका में जो कोशिका विभाजन की विधि मानी गई है वो है मध्य पटलिका विधि। कौन सी विधि? ये मध्य पटलिका विधि है। ये
तो ये मध्य पटलिका होती है, ये कोशिका पूरी ये सेल है, प्लांट सेल है, क्या है, कोशिका सेल है। इसमें ये मध्य पटलिका बनी होती है जो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। आप नोट करके लिख सकते हैं, मध्य पटलिका कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। फिर जब सेल प्लेट होती है ये थोड़ी सी टाइट हो जाती है, फिर ये इस प्रकार अलग हो जाती है और ये दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। एक जनक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। इसी प्रकार जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन खांच विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? खांच विधि के द्वारा होता है। ये एनिमल सेल है, ये यहाँ पर यूँ सिकुड़ती चली जाती है धीरे धीरे, और इससे भी सिकुड़ती सिकुड़ती पास आ जाती है, फिर एक तरफ से अलग, अंत में अलग हो जाती है और दो पुत्री कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। सेंट्रल डोगमा नहीं पढ़ाया था मैंने? अच्छा, इसी वीडियो में पढ़ाना है। सेंट्रल डोगमा जिसकी खोज आपकी 1958 में वाटसन नहीं थे, वाटसन और क्रिक ने तो 1953 में आपके डीएनए की खोज की थी। इसकी खोज सिर्फ क्रिक ने की थी 1958 में। डीएनए से डीएनए बनाते हैं आप तो रेप्लिकेशन होता है, और आरएनए से आरएनए बनाते हैं तो भी रेप्लिकेशन होता है। और बनाने की प्रक्रिया है, डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, यानी कि अनुलेखन कहलाता है। आरएनए से यदि डीएनए बनाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, प्रोटीन से आरएनए, रिवर्स ट्रांसलेशन कहलाता है। तो आपकी कोशिका और कोशिका विभाजन दोनों चैप्टर पूरे हो चुके हैं। मिलते हैं जनरल साइंस की अगले चैप्टर में। आपका अगला चैप्टर होगा मानव में पोषण, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी के बारे में पढ़ेंगे अपन। धन्यवाद।